हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रो ले लिया था, एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग हमने समझ लिया था, और ह्यूमन कैपिटल को फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से डिफरेंशिएट भी हमने कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब ह्यूमन कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको कैसे क्रिएट करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें। हेडिंग डाल दीजिए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस या कह लीजिए डेटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किन किन तरीकों से ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है, किन किन तरीकों से एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज पीपल को फर्दर और इंक्रीज किया जा सकता है। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला बेसिक तरीका, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। लोगों की एजुकेशन पे खर्च किया जाए। देखिए, एजुकेशन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ये आप इस इमेज में समझ पा रहे होंगे। कहां लोग बिना पढ़े लिखे और पढ़ाई लिखाई करके देखिए कैसे निकल रहे हैं, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, एक बेटर लिविंग अर्न कर पा रहे हैं, और सोसाइटी को, देश को भी फायदा पहुंचा पा रहे हैं एजुकेशन की मदद से। इसको और समझते हैं, दूसरे सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस वाली पिक्चर को देखिए। द मोर यू लर्न द मोर यू सी। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतना ज्यादा आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, उतना ज्यादा आप देख पाएंगे, उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे बारीकी से। ठीक है ना। नो कैप्शन रिक्वायर्ड, आराम से समझ में आ ही रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। जो पर्सन बिना एजुकेटेड है, जो नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं, वो ज्यादा वर्ल्ड को नहीं देख पा रहे हैं। एजुकेशन से न केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अपलिफ्ट हो रहा है, बल्कि थिंकिंग पावर भी जनरेट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प होती है। नए नए इनोवेशन एजुकेशन से ही आएंगे। ठीक है ना। नई नई तकनीक का जो एवोल्यूशन होगा वो एजुकेशन की मदद से ही आएगा। नई नई रिसर्च भी एजुकेशन से ही आएंगी। ठीक है ना। और फ्यूचर में हम इंटरनेशनल मार्केट में टिके रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है एजुकेशन नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक एजुकेशन बहुत रहती है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल मैं खुल के कहूं तो, जैसे कई बार आप देखते हैं वो एमबीए चाय वाला और वो बड़ा पाव वाली, ठीक है ना, तो आपको लगता है यार ये क्या फायदा, इससे बढ़िया तो यही काम करो, एजुकेटेड होने की जरूरत क्या है। लेकिन देखिए, वो कुछ ही टाइम फेमस रहे थे, अब उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जो एजुकेशन है, आपने जो अभी स्किल सीखे, ये आपके लाइफ टाइम काम में आएंगे। जो आप एजुकेशन अर्न कर रहे हैं, जो आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ये ना केवल करंट टाइम के लिए बल्कि फ्यूचर में भी आपके काम में आने वाली है। आपकी ग्रोथ एजुकेशन से ही होगी। देखिए और समझते हैं इसके बारे में, लिखना चालू करते हैं। देखिए, पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या डेटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और पहला डेटर्मिनेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। लिखना स्टार्ट करते हैं हेडिंग के अंदर, ठीक ठाक लिख लेंगे। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी कंट्री। किसी भी देश में एजुकेशन सेक्टर प्राइमरी सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने का। ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने का प्राइमरी सोर्स है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम काफी पीछे पिछड़ जाएंगे। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम दूसरे देशों से काफी पीछे पिछड़ जाएंगे और डेवलपमेंट हमारा काफी लेट होगा। आपको याद होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको जला दिया गया। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के जलने से ना केवल वो बिहार को नुकसान हुआ, इंडिया को नुकसान हुआ, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। इसमें जो रिसर्च पेपर थे, 90 लाख किताबें भी जल जल के राख हो गई। कई महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही। बड़ी कहानी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इवन जो आज जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है वो इसी की वजह से ही हुआ है, जबकि ये तो 500-600 साल पहले जल के राख हो गई थी। कंप्यूटर में जैसे देखिए 0 और 1, ये दो आप लैंग्वेज यूज करते हैं, 0 एंड 1, यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। और 0 ये आर्यभट्ट ने ही दिया था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के ही थे। ठीक है ना। तो देखिए कितना पीछे हम पिछड़ गए। ये तो एक दो एग्जांपल हैं छोटे छोटे। ऐसा कहते हैं कि अगर ये होता तो शायद हम कभी गुलाम होते ही नहीं।
इंग्लैंड के या मुगल्स के, हम शायद गुलाम होते ही नहीं अगर ये यूनिवर्सिटी रहती तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया था हम एक दूसरे पे अटैक करेंगे, लेकिन एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज, एक दूसरे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे हम अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन कंट्रीज को इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इंपॉर्टेंस पता थी। आइए आगे लिखते हैं, पहले इतना लिख लो। कभी एक बार देखना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, आप भी चौंक जाएंगे बिल्कुल। वो जो एक इंसिडेंट बताता हूं बस लास्ट में, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। वो जो लाइब्रेरी थी ना जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, 90 लाख उसमें किताबें थी, महीनों तक वो चलती रही। उस लाइब्रेरी का जो गेटमैन था, उस लाइब्रेरी का जो गेट कीपर था, ये जो चाइनीज एक ट्रेवलर था ह्वेन सांग, वो भी इस नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। उसने बताया था अपनी बुक में कि वो गेट कीपर को मुझसे ज्यादा नॉलेज थी इस यूनिवर्सिटी के। इसमें एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, एक टफ टेस्ट होता था। मतलब उस समय पेरेंट्स का सपना रहता था बस मेरे बच्चे का नालंदा में एडमिशन हो जाए, बस इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, बस उसमें एडमिशन हो कैसे, ये बड़ा मुश्किल था। खैर देखिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा की महिमा नहीं गाएंगे हम ज्यादा, आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में आगे लिखेंगे, ऑल द पीपल हैव टू स्पेंड a significant amount of their earnings on a good education of their children, yet they afford it even if they have to take loans from outside. हाँ, भले पेरेंट्स को लगता है कि मुझे लोन लेना पड़ेगा, मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। क्यों करते हैं उन्हें मालूम है, ये मैं जो खर्चा कर रहा हूं ना, ये खर्चा नहीं है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन पे खर्चा नहीं है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फ्यूचर में मिलता है, ऐसे एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है इसका रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा, काफी मैनी फोल्ड में इसका डेवलपमेंट होगा आगे जाकर के, है ना। देखिए लिखे यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और पेरेंट ऐसा क्यों सोचते हैं, भले कि लोन को लेने को तैयार हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे नो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन विल रिजल्ट इन सब्सटेंशियल राइज इन द इनकम्स ऑफ देयर वार्ड्स या चिल्ड्रन। क्योंकि उन्हें मालूम है जो अभी जो हम खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, फ्यूचर में सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा इनकम में। इनकी इनकम मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे तो ज्यादा ही हमें ला करके दे देगा। कई बार आपने अपने बड़े लोगों के मुंह से सुना भी होगा, कई बच्चों ने सुना भी होगा, जैसे ताऊ जी हैं, पापा जी, उनके मुंह से कई बार सुना होगा कि अब बिजनेस में, अब व्यापार में पहले ऐसी बातें नहीं रही हैं, जिनके पुराने बिजनेस चल रहे हैं वही चल रहे हैं, ठीक है ना। नए बिजनेस सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अब व्यापार में पहले ऐसी बातें नहीं रही है, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आपने कई बार सुना होगा, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें अच्छा स्कोप है, अच्छी अर्निंग, हम तो इसी में फंसे रह गए, हम बच्चों को उसमें नहीं डालेंगे, 24 घंटे इसी में लगे रहो, इसी में बंधे रहो, ना कहीं जा सकें ना आ सकें, सब इसी में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना। हम तो इनको अच्छी हायर एजुकेशन देंगे, बढ़िया एजुकेशन देंगे, ताकि ये इस तरह से इनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना। देखिए, मोर ओवर एजुकेशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी भी डेफिनेटली इंप्रूव होती है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, काम को क्रिएटिव तरीके से करते हैं, एफिशिएंट तरीके से करते हैं, एक साइंटिफिक आउटलुक के साथ काम करते हैं। तो इसका फायदा ना केवल उनको मिलता है बल्कि इकोनॉमी को भी मिलता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे इसी में। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एन एजुकेटेड पर्सन इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी इन अ बेटर वे देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड पर्सन उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, मेहनत तो करेगा पूरी पूरी, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उतनी जल्दी काम नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर पाएगा जितना एजुकेटेड पर्सन ने किया है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे मेरे मामा जी वो अकाउंटेंट है एक पर्टिकुलर फर्म में,
तो उनको ना उनके बॉस ने काम दिया था टैली में, एक सेम टू सेम वैसा ही ट्रायल बैलेंस बनाना था, सेम टू सेम वैसा ही उसमें प्रिंटिंग आनी चाहिए। जैसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो अंडर सेल्स ग्रुप में जाता है। जो बच्चे टैली के बारे में जिन्होंने सुन रखा है या कर रखी है वो जान समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। सेल का ट्रांजेक्शन सेल्स ग्रुप में करना होता है, तो वो प्रिंटिंग में भी सेल्स ग्रुप ही आता है। लेकिन उनके बॉस ने कहा था कि नहीं, सेल्स के भी दो पार्ट करो, ये पर्टिकुलर सामान की सेल इस वाले ग्रुप के नाम से शो होनी चाहिए और उस वाली कैटेगरी का सामान उस वाली कैटेगरी के नाम से शो होना चाहिए। अब वो थोड़ा टेंशन में आ गया, मैं कैसे करूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं ये। तो ये काम थोड़ा मुझे आता था, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी कि एक काम करो, टैली में कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है ना, तो आपका ये काम हो जाएगा, चिंता मत करो। और जिसमें उनको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, मतलब उनका काम कितना कम समय में हो गया फिर वो, ठीक है ना। एक काम और भी दिया था उनको, एक्सेल फाइल थी, उसमें ना उन्हें कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स को हाईलाइट करना था। तो वो इतने सारे सेल्स में से, इतने सारे कॉलम्स में से एक एक डिजिट को ढूंढ रहे हैं, फिर उस पर वो फॉर्मेटिंग उसकी कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, है ना। मैंने क्या किया था, उनको बता दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखा दी मैंने उनको। एक होता है एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, थोड़ा बेसिक से ऊपर का कॉन्सेप्ट है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने कहा मामा जी सारे एक्सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको हाईलाइट करना है, उसमें कंडीशन डाल दो, अगर इससे लेस देन ये वाली वैल्यू है तो उसका कलर ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता था। वो बड़े खुश हो गए, उनका टाइम इतना बच गया, ठीक है ना। तो एजुकेशन से ये फायदा है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो मैंने अपने एग्जाम्पल लिया, लेकिन मेरा मानना तो है कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं ही प्रोडक्टिव हूं, मैं ही एफिशिएंट हूं। हो सकता है इससे भी कोई बहुत अच्छी और ट्रिक हो करने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक हो सकता है जो मुझे नहीं आती हो। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अपने मन में कि मैंने जितना ज्ञान ले लिया बस उतना ही ज्ञान है, आगे उससे ऊपर का कुछ है ही नहीं। उसके ऊपर का ना केवल हो सकता है बल्कि होता है हकीकत में। तो देखिए आगे लिखेंगे, रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज पास्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हालांकि स्टार्टिंग से ही था, ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना डीपीएसपी में लिखा हुआ था पहले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट ये 2009 से बन गया राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब ये फंडामेंटल राइट है, और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21A, इसमें ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का। क्या राइट है, दिस एक्ट गिव्स द राइट टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू हैव फ्री एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री है। इसमें थोड़ा आगे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेबोरेट करके भी लिखवा दिया गया है। और कौन सी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए लिखे यहां तक। अब देखिए जरा एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, ये और लिख लो अलग से। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फ्रॉम 1st to 8th, या कह लीजिए एजुकेशन अप टू 8th क्लास। 8th क्लास तक की एजुकेशन आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये फ्री एंड कंपल्सरी है सब बच्चों के लिए। तो सर हम तो पैसे देते हैं, वो सरकारी स्कूलों में ही है, ये सरकारी स्कूलों में आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे ये, ठीक है ना। ये होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को फर्दर बाइफरकेट करेंगे आगे के टॉपिक्स में बाद में। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखना, एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक की एजुकेशन, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर लीजिए अगर रह गई हो तो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज, देखिए पहला बेसिक तरीका तो हो गया ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने का, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करने का, वो तो हो गया एजुकेशन, नो डाउट, वो तो प्राइमरी सोर्स है ये। एक मेन ये भी है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एजुकेटेड तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, तो फिर उससे भी एक बात नहीं बनेगी। हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि काम तो सब आता है लेकिन बॉडी अब काम नहीं करती, तो फिर वो भी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में।
तो हेल्दी होना ही बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो सुना है ना हमने, हेल्थ इज वेल्थ, ये बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने भी कहा था योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपकी जो हेल्थ है वास्तव में असली धन, असली प्रॉपर्टी तो आपकी वो ही है, ये हकीकत ही बात है। आइए लिखते हैं इसके अंदर। हेडिंग डाल देंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये सेकंड डिटरमिनेंट है, सेकंड सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने का। अ हेल्दी एंड फिट पर्सन इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब टाइम पे काम कर पाएंगे वो लोग, एफिशिएंट कम लागत में कर पाएंगे, कम इनपुट में कर पाएंगे, एंड प्रोडक्टिव देन अ सिक पर्सन। बीमार आदमी उतना काम नहीं कर पाएगा जितना फिट एंड हेल्दी पर्सन कर सकता है, ठीक है ना। If the person is physically fit, only then he can contribute to the GDP of the nation. फिजिकली फिट होगा वही काम कर पाएगा, जो हॉस्पिटलाइज्ड है वो नहीं कर पाएगा काम, वही वो मतलब देश की जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा जो हॉस्पिटलाइज्ड है या जो बीमार है, ठीक है ना। ये है, जैसे आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस करके, हॉकिंस नाम है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, या सुना होगा तो अभी ध्यान नहीं आ रहा होगा। व्हील चेयर पे रहते थे, व्हील चेयर पे रह के भी इन्होंने काफी सारा कंट्रीब्यूट कर दिया। इनकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, बस 2 उंगली चलती थी बस, सोचिए। उससे इन्होंने काफी सारी थ्योरीज को इन्होंने सॉल्व किया, काफी सारे आगे फर्दर रिसर्च में इन्होंने हेल्प करी। सोचिए अगर ये थोड़ा सा पूरे तरीके से फिट होते, हेल्दी होते, फिर अलग ही लेवल का काम कर देते फिर तो। ये देखिए लिखिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखेंगे इसमें, मोर ओवर इफ द पर्सन इज फिट देन हिज एफिशिएंसी कैन ऑल्सो राइज एंड दिस कैन प्रूव अ गुड थिंग फॉर द नेशन। और जो पर्सन फिजिकली फिट है तो उनकी एफिशिएंसी भी सिक पर्सन के मुकाबले काफी ज्यादा होगी, वो और कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएंगे, और ये चीज देश के फायदे में हो सकती है। जितने लोग, जिस देश में जितने ज्यादा लोग फिट हैं उतने ही ज्यादा फायदा है। तभी तो फिर हमने योगा को प्रमोट किया, हेल्दी रहने को प्रमोट किया, हेल्दी लाइफस्टाइल को, ताकि लोग हेल्दी रहें, ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा प्रोडक्टिव हों, ज्यादा एफिशिएंट हों। इससे न केवल उनका फायदा है बल्कि देश का भी फायदा है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी एनफ टू वर्क एंड अर्न, द कंट्री विल रिमेन बैकवर्ड। तो वो कंट्री पिछड़ा हुआ रह जाएगा। जापान के केस में थोड़ी टेंशन है ये, थोड़ी सी, वहां पे ना वो ओल्ड एज लोगों की संख्या काफी है, और इंडिया में भी ये फ्यूचर में टेंशन। अब जैसे अभी तो हम सबसे ज्यादा युवा देश है, तो एक टाइम में सबसे ज्यादा बुढ़ापे वाले देश भी हम ही होंगे, तो ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में ही आगे लिखेंगे, ओनली हेल्दी एंड फिट पर्सन कैन स्ट्रगल एंड सर्वाइव एंड कैन टेक द नेशन फॉरवर्ड। तो वही स्ट्रगल कर सकते हैं, वही सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में टिके रह सकते हैं। जब तक मेहनत करेंगे, जब तक उनकी बॉडी काम कर रही है, जब तक वो काम कर रहे हैं, तभी तक मार्केट में टिके हुए हैं। फिर तो घर में भी उनको कोई नहीं पूछेगा, है ना, और वही लोग देश को आगे ले जा सकते हैं। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। ये ना केवल चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करिए आप। हेल्दी कैसे रहेंगे आप? थोड़ा सा बाहर के जंक फूड से आप बचें ज्यादा से ज्यादा। जब कभी पार्टी वगैरह आपके दोस्तों की तो बात अलग है, लेकिन आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप उसको ना अपनाएं। और थोड़ा सा सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करें, बजाय मोबाइल देखने के संडेज को खेलने चले गए, मेरे हिसाब से आउटडोर गेम्स खेलने हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए और आगे लिखेंगे, सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी कंट्री। तो एजुकेशन की तरह हेल्थ भी किसी भी कंट्री के लिए एक बेसिक डिटरमिनेंट है ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने का। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक कंपलसरी राइट बना दिया है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। हर साल बजट भी एजुकेशन के लिए इंक्रीज कर देते हैं। जैसे 25-26 का जो बजट आया था ना, उसमें एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट ने 1,28,000 करोड़, राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, 1,28,564 ऐसी कुछ था, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया।
1,28,000 करोड़ ये एजुकेशन सेक्टर के लिए अलॉट हुए थे। थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको, लेकिन उतना भी ज्यादा है नहीं है। पिछले साल से बस 8-10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है, ठीक है ना। ये तो एजुकेशन सेक्टर की बात हो गई। हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए गवर्नमेंट एक लेटेस्ट स्कीम अभी आई थी 2018 में, 2017-18 में आई थी, आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान योजना। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दे रहे हैं। इसमें आयुष्मान एक आयुष कार्ड बनता है और कुछ हॉस्पिटल्स में आयुष मित्र बैठा रहता है आपका। आयुष्मान कार्ड से क्या है, एक कार्ड पे फैमिली के 5 लोग कवर हैं और 5 लाख तक का इंश्योरेंस, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। मैंने खुद भी ट्राई किया था, मुझे भी आयुष्मान कार्ड मिल जाए, मेरा भी आयुष्मान हेल्थ में हो जाए, तो मेरा था नहीं इसमें नाम, क्योंकि इसमें कोई अप्लाई नहीं करना था। इसमें गवर्नमेंट ने ना 2011 के सेंसस के बेस पर खुद ही लोगों को चुन लिया था कि ये लोग हमारे हिसाब से इनको जरूरी है हेल्थ का मिलना। तो मैंने खुद जाके चेक किया था, मेरा नाम नहीं था। फाइनल मेरे को कंफर्म हुआ जब आगरा में आपने वो देखा ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साई के तकिए चौराहे पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें अंदर गया था। फाइनल उन्होंने कहा कि सर आपका नाम तो इसमें है नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने 1-2 बच्चों देखा भी है जिनको मैंने पढ़ाया था। एक कह रहा था सर मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था 2.25 लाख रुपए में दिल्ली में, 1 रुपया नहीं लगा इस आयुष्मान कार्ड की वजह से, बस दिल्ली आने आने का किराया समझ लो बस। तो वाकई फ्री इलाज है। तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये आयुष्मान स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की। 5 करोड़ कार्ड यानी कि 50 लाख लोग इसमें कवर हैं। तो देखिए लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मेन 2 सोर्स तो हो गए हमारे, एजुकेशन और हेल्थ। अब देखिए और किन किन तरीकों से ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव कर सकते हैं, उनको देखते हैं। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आजकल कंपनी काफी ये एडॉप्ट करती हैं, जो भी वर्कर को वो हायर करते हैं तो पहले वो काम सिखाते हैं उनको, ताकि वो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सके, कम कॉस्ट में काम कर सके, कम टाइम में काम कर सके और बाद में उसको फ्यूचर में दिक्कत ना आए काम करते समय। इससे क्या है, ट्रेनिंग से पर्टिकुलर स्किल को ही आप एनहांस कर रहे हैं, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर, इट इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने का एक तरीका है। Nowadays many companies are spending a significant money on the training of their employees. बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं, करती हैं, ठीक है ना, अपने वर्कर को काम सिखाने के लिए। बजाय नए नए वर्कर्स को हायर करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उन्हीं में थोड़ा सा स्किल एनहांस करके वो वर्कर भी लॉयल रहता है, फिर वो भी खुश हो जाता है, उसको नया काम सीखने को मिल रहा है, उसकी भी तो अर्निंग बढ़ेगी बाद में, उसको भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इससे मेरी अर्निंग बढ़ी और उससे पहले मैंने नया काम सीखा। और तीसरा एक ये आता है कि मैं कल को कोई जॉब स्विच करूंगा तो मैं बेटर कैंडिडेट के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगा। और जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसको बना रहता है, क्योंकि पहले क्या था, सपोज ट्रेनिंग नहीं देंगे, अब वो काम पकड़ा दिया उसको तो डिससेटिस्फाइड रहता था, क्योंकि उससे कई बार गलतियां होती थी तो बॉस कमी निकालता था, पैसे काटता था। लेकिन अब गलतियां नहीं होती, काम भी जल्दी में हो जाता है, आराम से हो जाता है, बिना टेंशन के हो जाता है। जो काम आता है ना वो काम करो तो बिना टेंशन के हो जाता है वो काम, तो वर्कर भी सेटिस्फाइड है और देश को तो फायदा मिल ही रहा है, कंपनी को भी फायदा मिलता है। कंपनी को फायदा ये है कि कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, कंपनी का कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वर्कर अब कम इनपुट का यूज कर रहा है, तो है ना। और प्लस अगर कंपनी दूसरे वर्कर को हायर करेगी तो उसको तो पूरा काम सिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कर को बस उसका थोड़ा बहुत स्किल एनहांस करने हैं, तो कंपनी को भी फायदा। देखिए लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। ऑन द जॉब में आगे लिखेंगे, it will enable the employees to their jobs to do their jobs. It will enable the employees to do their jobs in a more efficient and effective way. Effective way, अब वो काम को टाइम से कर पाएंगे, अब उनका काम लेट नहीं होगा, उनको सिखा दिया गया है ना,
और सिखा दिया गया तो कम कॉस्ट में कर पाएंगे, कम इनपुट में कर पाएंगे, ठीक है ना। इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन अ सब्सटेंशियल राइज इन द इनकम्स ऑफ सच कंपनीज। तो ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में जो पैसा खर्च कर दिया है तो फ्यूचर में कंपनी को उसका फायदा मिल सकता है। वर्कर एफिशिएंट होंगे तो अच्छा काम करके देंगे कंपनियों को, है ना। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस हेडिंग को भी कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंडली, एम्प्लॉयज ऑल्सो बिकम मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर द नेशन। तो एम्प्लॉय भी देश के लिए बेहतर तरीके से यूजफुल हो पा रहे हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी काम कर पा रहे हैं वो, है ना। हेडिंग कंप्लीट कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन भी एक तरीका है, इसमें कोई एग्जिस्टिंग स्किल को तो हम इनहांस नहीं कर रहे हैं, ना उसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, बस इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर वर्कर जो काम जानते हैं तो उनकी डिमांड, उनके काम की डिमांड जिस जगह है उनको उन्हें भेज देना, माइग्रेट कर देना। जैसे कई बार होता है ना कि डॉक्टर्स की टीम गई है वहां पे, ये माइग्रेट हुई है और ना केवल गई है बल्कि परमानेंटली वहीं पे रहने के लिए गए हैं, परमानेंटली वहीं पे रहने गए हैं क्योंकि उनके स्किल की डिमांड, उनके टैलेंट की डिमांड वो पर्टिकुलर दूसरी जगह ही है ना। बस उन्हें ये देख लेना चाहिए कि हम जो माइग्रेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए माइग्रेशन की, रहने खाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो और लगभग इतना लोकल में ही रह के फायदा मिल रहा हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि 10,000 रुपए की जॉब लग रही है नोएडा में, ये सपोज 30,000 की जॉब लग रही है नोएडा में और वही जॉब यहाँ पे लग रही है 15,000 की आगरा के अंदर। लेकिन भले ही नोएडा में, गुरुग्राम में 30,000 की जॉब लग भी रही है बच्चे की, तो उसके रहने खाने का खर्चा ही काफी ज्यादा हो जाएगा। इससे बढ़िया तो 15,000 रुपये घर में ही कमा रहा है वो लोकल में, और रहने खाने का उसका खर्चा भी बच रहा है काफी सिग्निफिकेंट। तो माइग्रेट करने से पहले देख लेना चाहिए कि मैं जो माइग्रेट कर रहा हूं उसमें मुझे घाटा तो नहीं है, लेकिन अगर फायदा है तो माइग्रेट वो पर्सन कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उसके स्किल का इस्तेमाल वो दूसरी जगह होगा, इसे कहते हैं माइग्रेशन। लिख लेते हैं इसके अंदर। फोर्थ हेडिंग डाल देंगे, माइग्रेशन। इट मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन प्लेस वेयर देयर स्किल्स रिमेन आइडल। जहां पे उनके स्किल्स आइडल पड़े हुए, जहां पे उनके काम की कोई पहचान नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो वहां से वो दूसरी जगह चले गए। कहां पे? टू अनदर प्लेस वेयर देयर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, जहां पे उनके जैसे लोगों की ही जरूरत है। इट ऑल्सो इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। हाँ यस, इससे ये बात भी इंश्योर होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वहां पे टैलेंट की पहचान नहीं है, ये सेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर एरिया ऐसा है वहां पे उस टाइप के काम की डिमांड नहीं है, वो जो काम जानता है उसकी डिमांड दूसरी जगह है, वहां पे दूसरा काम चल रहा है, तो वो माइग्रेट हो सकता है। और इससे जो रिसोर्सेज हैं उधर आइडल पड़े हुए थे एज अ ह्यूमन कैपिटल, वो बेटर यूटिलाइज हो पाते हैं। लिखिए यहां तक पहले। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन में आगे लिखेंगे कि माइग्रेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अनदर प्लेस। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वन टाइम होती है, आना जाना वो तो आप मुश्किल से वन टाइम ही करेंगे, या चलो साल में 2-3 बार आ गए त्योहार वगैरह पे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिकरिंग नेचर की नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हमेशा रहने वाली है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान से देख लेना चाहिए। प्लैन्ड माइग्रेशन कैन रिजल्ट इन इंक्रीज सैलरी रादर देन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। और अगर माइग्रेशन प्लानिंग से किया है तो इससे सैलरी बढ़ सकती है, इससे सैलरी इंक्रीज हो सकती है बजाय कॉस्ट के बढ़ने के। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और लिख लेंगे इसमें। सो इट इज क्लियर दैट माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रही है। माइग्रेशन से भी जो स्किल जहां पे जरूरत नहीं थी और जहां पे उनकी जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट करके माइग्रेट करवा के उनके स्किल उस पर्टिकुलर एरिया में स्किल्स को इनहांस किया जा सकता है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ हेडिंग डाल देंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एजुकेशन तो सबसे पहले देख ही लिया था। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कई बार है ना लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए जो तमाम स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से और तमाम एनजीओ की तरफ से, जो उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, कई बार लोगों को वो पता ही नहीं होता है। जैसे ये एक स्कीम है, काफी अच्छी स्कीम मानी जाती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब तो ये फोर्थ स्टेज में 4.0 है, आपने 2.0 सुना होगा, ये 4.0 है, अभी फोर्थ स्टेज में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें जो है इंडिया के यूथ को कम पैसों में या बिल्कुल फ्री में रिक्वायर्ड स्किल्स उन्हें सिखाई जाती हैं। स्किल्स उन्हें सिखाए जाते हैं, उन्हें काम सिखाया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें। काम कैसे होते हैं, प्लम्बिंग के हो गए, जैसे मिस्त्री वाले हो गए और इस तरह के काम हो गए। ऐसा नहीं कि वो सारे वो सेमी स्किल्ड वर्क ही इसमें सिखा रहे हैं, कुछ स्किल्ड वर्क भी इसमें सिखाते हैं। जैसे कि सबसे हाई, जैसे इस वेबसाइट को अगर खोलेंगे स्किल इंडिया मिशन में, स्किल इंडिया करके आप लिखिएगा गूगल पे, वहां पे वो पहली लिंक स्किल इंडिया मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट ही आ जाएगी। तो वहां पे सबसे जो कोर्स हाईलाइट हो रहा है वो प्रोग्रामिंग का है। प्रोग्रामिंग का, वेब डिजाइनिंग एक कोर्स काफी हाईलाइट हो रहा है वहां पे, काफी डिमांडिंग कोर्स भी है। मुझे स्कीम के बारे में पता तो था लेकिन इतना नहीं पता था। एक्चुअली क्या, एक आया था बच्चा कि सर मुझे कुछ काम धंधे की जरूरत है, ये है वो है, मेरे संग में थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने उसको पहले यही सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक स्कीम आई थी, उसमें गवर्नमेंट फ्री में या बहुत ही कम पैसों में ये काम सिखाते हैं। इसमें ब्यूटी पार्लर भी है, सर्टिफिकेट भी देते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया था कि तू है ना इस पे जाके देख, सर्च करके देख, और जिसमें तेरी एलिजिबिलिटी हो वो काम सीख के देख। हालांकि मैंने भी खुद देखा था तो उसमें थोड़ा सेमी स्किल्ड वर्क ज्यादा था, जैसे प्लम्बिंग हो गया, मिस्त्री वाला काम हो गया, और कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ वही था, कुछ अदर स्किल्स भी थे, हायर क्वालिटी स्किल्स भी थे कुछ। मैंने कि तू उनको सीख जा, और 6-6 साल भर के, 6 महीने या साल भर के कोर्स हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। एक नया काम सीखेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड तू भी बन सकता है। काफी लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, काफी लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इसमें उस क्वालिटी का सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन सिखा तो रहे हैं, और ना के बराबर पैसों में ही हो रहा है काम, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। तो कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन, तो कई बार खर्चा करना पड़ता है लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपके लिए ये काम है, यह काम नहीं है तो आपको ये काम सिखा सकते हैं, ये वाली एजेंसी सिखा रही है, वो वाली एजेंसी सिखा रही है। ऐसी कंप्यूटर का एक आया था, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ये तो अभी भी चलता है। काफी कम मंथली पेमेंट में इसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है। इसे मैंने खुद सीखा था, लेकिन वो थ्योरी इसमें ज्यादा लिखवाते थे, तो मैं 2-2.5 महीने सीखा था, बोर होके मैं हट गया फिर वहां से। मुझे याद है 10th या 11th क्लास में था तब मैं, 10th क्लास में था, 10th में, तो उसमें थ्योरी ज्यादा लिखवाते थे, तो मैं निकल के आगे वहां से, बोर हो गया था। फीस 150 या 200 रुपये थी बस महीने की। तो देखिए लिख लेते हैं इसके अंदर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, information relating to job markets and educational institutions offering specialized skills is also not the least source of human capital formation। तो वो जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं है ना कि हमारे स्किल की डिमांड यहाँ पे भी है, या हमें ये वाला काम सिखाया जा सकता है, ये पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये वाला काम भी सिखा रहा है। जैसे कई बार होता है ना, अखबार में आता है आज निःशुल्क नेत्र शिविर लगेगा, जैसे आपके KSI ने, आपके स्कूल ने भी किया था। जाने माने बहुत ही बड़े डॉक्टर आए थे जो सर से ही पढ़े हुए थे और काफ़ी उनका बड़ा हॉस्पिटल था,
तो वो उन्होंने भी फ्री में चेकअप किया था बच्चों का। तो अखबार में आता है आज निःशुल्क नेत्र शिविर है, आज निःशुल्क दंत वो चिकित्सक शिविर है, इस तरीके से। तो अखबार में ये निकाले जाते हैं खर्चा करके, ताकि लोगों को पता चले और वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो इन पे खर्चा करके भी ह्यूमन कैपिटल को आप इंक्रीज कर पा रहे हैं। जिन लोगों को अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता था वो भी आ जाते हैं। फिर लिखिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखेंगे दिस ऑल्सो मेक्स स्किल्ड लेबर रेडी फॉर जॉब्स एंड दे इन टाइम कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ नेशन। कंप्लीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्सेस स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स ये फॉर्मल एजुकेशन के अलावा है, ये जो एडल्ट्स के लिए चलाई जाती है। उनको काम सिखाया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है नई लैंग्वेज के बारे में, या बेसिक लिटरेसी उन्हें सिखाई जाती है। कई बार पर्टिकुलर एरिया में उन्हें कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो ये हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि कुछ हाथ का काम सिखाना उन्हें। आइए लिखते हैं इसके अंदर। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल। प्राइमरी में दो हैं, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी 1st to 5th, अपर प्राइमरी आपका 6th to 8th। सेकेंडरी में भी दो लेवल होते हैं, आपको पता ही है। सेकेंडरी लेवल 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th 12th। अभी आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल 12th के बाद जो है आपकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब यूनिवर्सिटी लेवल है। इनके अलावा है द गवर्नमेंट एंड एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरिया, ताकि वो अपने अपने वर्क एरिया में प्रोफिशिएंट बन सकें। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कुछ सेमिनार टाइप। वेबिनार भी होने लग गए आजकल, तो ऑनलाइन आपको एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में सिखाते हैं वो। उसमें और क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है आपके काम में, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। देखिए लिखिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेक अवेयर द लेबर फोर्स अबाउट द डिफरेंट जॉब एरियाज फॉर देम। तो उन्हें पता चलता है डिफरेंट जॉब एरियाज के बारे में, और अपने ही काम को और बेहतर तरीके से कर पाने में सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्कर बन सकते हैं वो नई नई चीजें सीख करके। तो ये भी एक सोर्स हुआ ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने का। लिख लीजिए। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने 6 लिख लिए, काफी हैं। मेन तो स्टार्टिंग के 2 थे। कौन कौन से? वो थे ये सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्टार्टिंग के 2 मेन थे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एजुकेशन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी आगे जाके एजुकेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ग्रोथ हुई है, कितना जरूरत है और कितना खर्चा हो रहा है, ये सब एक डेडिकेटेड टॉपिक भी है, उसमें देखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, केवल एजुकेशन ही सफिशिएंट नहीं है, हेल्थ पे भी खर्चा करके ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है, उनको ज्यादा और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नए नए वर्करों को काम सिखा करके कंपनी, उनको तो काम सिखा करके काम ले रही है, कंपनी को भी फायदा है, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे अगर वर्कर एफिशिएंट हो जाएगा। तो ऑन द जॉब का मतलब है कि लर्निंग वाइल डूइंग, ये इसका मतलब है। लर्निंग वाइल अर्निंग, ऐसे लिख लो। कमा भी रहे हो, सीख भी रहे हो, ठीक है ना। माइग्रेशन, एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाना, बट माइग्रेशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये कम है और सैलरी ज्यादा होगी तो ही जाना चाहिए बाहर, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। जैसे कई बार होता है ना, लोग प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर दूसरे स्टेट में जॉब लगती है वो माइग्रेट करना पसंद नहीं करते, गवर्नमेंट जॉब लगती तब पसंद करते हैं वो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी भी ज्यादा, जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, लोगों को जानकारियां दे करके कि आपके लिए आपके स्किल्स की डिमांड यहाँ पे है, ये हम आपको ये काम सिखा सकते हैं, आपको
फ्यूचर में इतना स्किलफुल बना सकते हैं इस तरीके के प्रोग्राम्स पे खर्च करके। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ये फॉर्मल एजुकेशन के अलावा है ताकि वो डिफरेंट जॉब एरियाज के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके, या वो जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसी में उनको और बेहतर जानकारी मिल सके कि हाँ इस एरिया में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी चल रही हैं। देखिए लिखिए यहां तक। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किन किन तरीकों से हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे के टॉपिक देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। बाय बाय।